वेलकम बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 6 में सिविक्स में चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का और वो टॉपिक है ऑन बीइंग डेट है, कर्ज में होना क्या होता है। इसके पहले जो पहला पार्ट 1 वीडियो था इसमें हमने थुलासी और शेखर की कहानी पढ़ी थी, जहाँ पे थुलासी एक लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर है और शेखर के पास एक स्मॉल लैंड है और वो जो है एक स्मॉल लैंड ओन करने वाला सिंपल सा फार्मर है जो अपनी कैसे कैसे करके डेली नीड्स पूरी कर पाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि शेखर जो है वो फर्टिलाइजर्स और सीड को जो है वो कहाँ से बोरो करता है एज अ लोन, ट्रेडर से। ठीक है, तो जो छोटे फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं शेखर के जैसे, वो जो है पैसे जो है बेसिकली उनको जो है पैसे चाहिए होते हैं अपनी जो बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए। ठीक है, और ये पैसे उन्हें कहाँ से मिलेंगे? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसे देते हैं उधार में। ठीक है, जैसे मनी लेंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये उनके पास जाते हैं और उनसे पैसे उधार लेते हैं कि मुझे इतने पैसे दीजिए, मैं आपको इतने समय बाद चुका दूंगा। ठीक है, और फिर उस पैसे को लेकर के वो अपना ये सारा सामान खरीदते हैं और खेतों में फसल को अब उगाते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो उन्होंने इन पैसों को तो उधार में ले लिया और उसके बाद जो उन्होंने सीड खरीदी और वो सीड अच्छी क्वालिटी की नहीं निकली, या फिर हो सकता है कि उनका जब फसल उग गई हो गई और उसमें जो है पेस्ट ने अटैक कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। जब पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी तो और उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि फसल अच्छी हुई है, सब कुछ बीज भी अच्छे मिल गए और कोई पेस्ट भी नहीं लगा। ठीक है, सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन जो क्रॉप्स हैं वो कभी कभी क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कैसे? जब मानसून जो है वो अच्छी बारिश नहीं लाता है। ठीक है, जब अच्छे से बारिश नहीं होती है, प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा तो क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, और जब ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे फसल बर्बाद हो जाती है तो क्या होता है कि फार्मर जो किसान है जिसने पैसे लिए हैं उधार पे, लोन लिया है, वो उसको चुका नहीं पाता है। ठीक है, और फिर उसको अपनी परिवार को जीवित रखने के लिए, उसके सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फिर से जो है उसको और पैसे उधार लेने पड़ते हैं। और ऐसे करते करते क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि जो लोन है, कर्ज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर चाहे वो कितना भी कमा लें, ठीक है, उसको वो पे नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इनकम ही इतनी नहीं होती है कि वो लोन को चुका पाए। ठीक है, हर बार उनका कितना भी वो मेहनत कर ले, अर्न कर ले, एक छोटा सा फार्मर है या मजदूर है, वो इतना नहीं कर पाता है कि जितना उसने लोन लिया है वो चुका पाए। ठीक है, वो रीपे कर पाए, और तब हम कहते हैं कि एक किसान जो है वो कर्ज में डूब गया है। डेब्ट मतलब कर्ज। ठीक है, और अब हाल फिलहाल के सालों में बच्चों जो ईयर्स है, रिसेंटली जो ईयर्स है, इसमें फार्मर्स को जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रहा है। फार्मर्स जो हैं, इसकी वजह से फार्मर्स के अंदर जो है एक डिस्ट्रेस पैदा हो गई है। ठीक है, और इसकी वजह से कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ फार्मर्स के पास और कोई उपाय नहीं बचता तो फाइनली क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को नहीं पूरी कर पा रहे, तो वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करते हैं और उन्हें यही एक रास्ता सूझता है। ठीक है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमारे देश के किसान जो है उनको ये रास्ता अपनाना पड़े। हमें और हमारी गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए और कर भी रही है, पर और बेटर तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं रामलिंगम और करुथामा की स्टोरी पे। ठीक है, रामलिंगम के पास तो बहुत ज़मीन है, बहुत खेत है, ये हम पहले से जानते हैं। इसके अलावा जो रामलिंगम की फैमिली है उसके पास एक राइस मिल भी है। ठीक है, जहाँ पे शेखर काम करता है। उनके पास एक दुकान भी है, वो दुकान के भी मालिक हैं, जिस दुकान पे बीज मिलते हैं, पेस्टिसाइड्स मिलते हैं। ठीक है, जो राइस मिल for the rice mill they use some of their own money and also borrowed from the government bank। ठीक है, जो राइस मिल उन्होंने अपनी खोली है उसके लिए उन्होंने कुछ अपने पैसे लगाए उस राइस मिल को खोलने के लिए और कुछ पैसे उन्होंने एक
गवर्नमेंट सरकारी बैंक से एज अ लोन लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं रामालिंगम और उनके फैमिली की, वो जो आस पास के विलेज होते हैं या अपने ही विलेज से उन्होंने वो धान इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और फिर जो पैडी इकट्ठा करते हैं, फिर जो चावल उससे निकलता है, वो मिल में जो निकलता है, उस चावल को वो आसपास के शहरों में जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बेच देते हैं, जिससे उनको अच्छी खासी इनकम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स और फार्मर्स की हमारे कंट्री में, ठीक है। कलपट्टू विलेज में जैसा कि हमने देखा कि दो तरह के लोगों से हम मिले, तुलसी जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर से और शेखर जैसे स्मॉल फार्मर से, ठीक है। और एक और लोग से हम मिले, रामालिंगम जैसे बड़े फार्मर से, जो बहुत कम है ना। तो हमारे कंट्री में, इंडिया में, अगर हम 5 रूरल फैमिलीज की बात करें तो इस 5 में से 2 रूरल फैमिलीज जो हैं वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, ठीक है। और ये सभी लोग जो है दूसरों के खेतों में काम करके अपनी लिविंग को चलाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है। और ये दूसरों के ऊपर डिपेंड है कि उन्हें वो काम प्रोवाइड करेंगे, जब वो उन्हें काम के लिए बुलाएंगे तब वो जाएंगे, अगर वो सामने वाले को काम की ज़रूरत नहीं है, वो इन लेबरर्स को नहीं बुलाएंगे, तो फिर वो खाली है, उनके पास कोई काम नहीं है, फिर वो कैसे पैसे कमा पाएंगे, है ना। कैसे अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं वो लैंडलेस लेबरर्स हैं, कुछ ऐसे लेबरर्स हैं जिनके पास थोड़े बहुत प्लॉट्स हैं लैंड के, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे। अब अगर हम बात करते हैं शेखर जैसे छोटे किसानों की, तो उनके पास लैंड तो है पर इतना नहीं है कि ये अपनी पूरी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। और हमारे कंट्री के 80% फार्मर्स जो है इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिनके पास ज़मीन तो है पर इतनी नहीं है कि वो अपने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। और हमारी कंट्री के 20% फार्मर्स जो हैं वो ऐसे फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर्स हैं, रामालिंगम जैसे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े किसान होते हैं, इनका जो गांव में बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है जिसपे वो खेती करवाते हैं, ठीक है। और जो भी उन खेती से जो उपज निकलती है, जो प्रोड्यूस निकलता है, उसको मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। और उससे जो पैसा आता है उससे वो नए नए बिजनेस शुरू करते हैं, शॉप्स खोलते हैं, फैक्ट्रीज खोलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मनी लैंडिंग करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमने कलपट्टू में फार्मिंग के तरीके देख लिए। अब फार्मिंग के अलावा, है ना, जो लोग गांव में रहते हैं वो और भी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट जंगल में जाके वहाँ से कलेक्शन करना, एनिमल जानवरों को पालना, गाय भैंस बकरी पालन करना, ठीक है। डेयरी प्रोड्यूस करना, लोग गांव में गाय भैंस इनको पालते हैं, उनसे जो दूध निकलता है उसको बेचते हैं। फिशिंग करना, ठीक है। जैसे कि हमारे सेंट्रल इंडिया में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर फार्मिंग मतलब खेती के साथ साथ लोग जंगलों में जाकर के कलेक्शन करते हैं, और ये उनके लाइवलीहुड का एक मेजर सोर्स है। अब जंगलों में क्या कलेक्ट करते हैं, जब लोग जंगलों में जाते हैं तो वहाँ से महुआ इकट्ठा करते हैं, तेंदू की पत्ती इकट्ठा करते हैं, शहद इकट्ठा करते हैं, इन सबको इकट्ठा करके वो ट्रेडर्स को बेचते हैं, ठीक है, जहाँ से उनको एडिशनल इनकम मिलती है। मतलब वो खेतों में तो काम कर रहे हैं, साथ साथ ये भी काम कर रहे हैं, तो इससे इनको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है, ठीक है। ठीक ऐसे ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गांव में दूध, जो उनके यहाँ गाय भैंस पालते हैं, वो दूध को ले जा करके गांव के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको बेचते हैं, या आसपास के शहरों में ले जा करके वहाँ पे दूध देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी लाइवलीहुड जो है वो दूध बेच करके उनका लाइवलीहुड पूरा होता है। तो जो लोग खेती नहीं कर पाते वो मिल्क बेच करके भी अपनी लाइवलीहुड को पूरा करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी फैमिलीज हैं, लोग हैं हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, तटीय इलाकों में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है बेसिकली लोग फिशिंग करते हैं, ठीक। अब इसमें जो है हम पढ़ेंगे अरुणा और परिवेलन के बारे में, ठीक है। और जो कि कलपट्टू के पास ही एक गांव है पुडुपेट, वहां पे रहते हैं। और कलपट्टू के पास जो पुडुपेट गांव है बहुत दूर नहीं है। यहाँ पे लोग खेती नहीं करते, यहाँ पे बेसिकली लोग जो है फिशिंग, मछली मार करके, मछली पकड़ के उससे जो है अपनी लिविंग को पूरा करते हैं, ठीक है। अब इनके जो घर होते हैं वो समुद्र के पास होते हैं,
और इनके पास कैटामैरन्स होते हैं और जाल होता है, ठीक है। करीब 7 बजे सुबह सुबह जो है बीच पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मतलब हलचल दिखेगी। ये वो समय होता है जो मछली मारने वाले मछुआरे गए होते हैं, वो वापस लौट रहे होते हैं और फिर बहुत सारी औरतें खड़ी रहती हैं उन सभी मछलियों को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। तो यहाँ पे हम अरुणा और परिवलन की कहानी पढ़ेंगे। अरुणा बताती है कि उसके हस्बैंड परिवलन, उसका भाई और उसका ब्रदर इन लॉ ये जो है आज आने में इनको बहुत लेट हो गई, तो उसे बहुत चिंता होने लगी, ठीक है। और ये सब साथ में गए थे समुद्र में मछली मारने के लिए और एक तो ये बता रहे थे कि लोग एक छोटे से तूफान में फंस गए थे और अरुणा ने जो है थोड़ी सी फिश जो है वो अपनी फैमिली के लिए साइड में निकाल के रखी है, ठीक है। वो कहती है कि जो भी मछली लोग लेकर के आए हैं वो थोड़ा सा अपने फैमिली के लिए निकाल के और बाकी सब वो ऑक्शन के लिए मतलब बेचने के लिए रखी है और बेचने से जो पैसा उसको फाइनली मिलेगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा और हर एक पर्सन को जो है एक एक हिस्सा मिलेगा। जो चौथा हिस्सा है वो उस पर्सन को मिलेगा जिसके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। और सिंस ये लोग जो हैं अरुणा और उसके हस्बैंड इन्हीं ये सारे इक्विपमेंट्स को ये ओन करते हैं। इंजन भी इन्हीं का है, जाल भी इन्हीं का है, ठीक है, कैटामैरन भी इन्हीं की है। इसकी वजह से ये वाला हिस्सा भी इन्हीं के पास रह जाता है, ठीक है। और इन्होंने बैंक से बकायदा जो है लोन लिया था जिससे जो है उन्होंने इंजन परचेज किया और इसको अपने कैटामैरन पे फिक्स किया जिससे कि वो समुद्र में दूर तक जाकर के अच्छे से मछली पकड़ सके, ठीक है। अब जो विमेंस होती हैं जो मछलियाँ खरीदती हैं इन लोगों से वो एक बास्केट लाती हैं, उसमें मछलियों को ले जाती हैं और आसपास के गांव में बेचती हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडर्स भी होते हैं, ठीक है, जो इनसे आके मछलियाँ खरीदते हैं और फिर शहर में ले जाके दुकानों पे उसको बेच देते हैं, ठीक है। दोपहर तक अरुणा बताती है कि दोपहर तक वो सारी मछलियाँ बेचकर खाली हो जाएगी। फिर शाम को उसके हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स हैं वो मिल करके जो जाल है नेट है उसको अनटैंगल करेंगे, उलझ जाता है उसको सुलझाएंगे, रिपेयर करेंगे और फिर सुबह भोर में 2 बजे, ठीक है बच्चों, वापस से वो समुद्र में उसको फैलाने के लिए निकल जाएंगे। हर साल एवरी ईयर, ठीक है, 4 महीने ऐसे होते हैं जिस समय मानसून होता है उस समय वो समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पाते क्योंकि ये वो समय होता है जिस समय मछलियां जो है ब्रीड करती हैं, ठीक है। अब इन 4 महीनों में जब ये मछली नहीं पकड़ पाते हैं इसका मतलब इनके पास अब और कोई काम तो है नहीं, फार्मिंग ये कर नहीं पाते हैं कि इनका घर तो समुद्र के किनारे है, मछली बेच करके ही इनकी रोजी रोटी चलती है। अब 4 महीने जब इनको कुछ नहीं मिला, मछली नहीं पकड़ सकते, तो ये पूरे 4 महीने इनको सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तब ये ट्रेडर्स के पास जा करके उनसे बोरो करके सरवाइव करते हैं, उनसे उधार लेके सरवाइव करते हैं और बाद में जब ये मछलियां पकड़ते हैं तो अब क्योंकि उसने ट्रेडर से उधार लिया है तो इनको अपनी मछलियां पहले उन ट्रेडर्स को बेचनी पड़ती हैं, उनका चुकाना पड़ता है हिसाब, तब जा करके वो अपना ऑक्शन कर पाते हैं। कभी कभी ऑक्शन करने भर का भी पैसा मछलियां नहीं बचती हैं, ठीक है। तो ये वो महीने हैं जिसको वो लीन मंथ्स कहती है, ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं। फिर अरुणा बताती है कि लास्ट ईयर तो सुनामी आ गई थी जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, पूरी फैमिली को बहुत दिक्कत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने हर तरह के फार्मर्स की कहानी देखी और पढ़ी, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम इस चैप्टर में यही सीख रहे हैं कि कैसे जो हमारी कंट्री है जिसमें जो बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए जानी जाती है, यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी लाइवलीहुड को, अपनी आजीविका को किस किस तरीके से कितनी डिफिकल्टीज से अर्न करते हैं, ठीक है। जो लोग गांव में रहते हैं उनको अपनी लिविंग को अर्न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग खेती करके करते हैं, कुछ लोग बिना खेती के कुछ और काम काज करके करते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ लोग जो है जैसे ज़मीन को, खेत को सही करना, खेत को सो करना, उसकी वीडिंग करना, ठीक है, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना, इन सब का काम करते, दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं, ओके। और इस तरह से जो उनकी लाइफ होती है इन लोगों की वो बेसिकली सीजन पर डिपेंड होती है। जैसा सीजन रहेगा, अगर फसल का सीजन है तो उन्हें काम मिलेगा, अगर सीजन नहीं है तो काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब सोइंग या हार्वेस्टिंग का महीना चलता है तो ये लोग बहुत बिजी होते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये महीने खत्म हो जाते हैं तो फिर ये लोग के पास काम कम होता है या ना के बराबर होता है, ठीक है।
हमारे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, हमें पता है, ठीक है। लेकिन जो इनकी लाइफ की सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, लगभग लगभग सभी सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं ऑल ओवर इंडिया, है ना बच्चों। चाहे हम किसी तरह के क्रॉप्स उगाएं, लेकिन फार्मर्स को, पुअर लेबरर्स को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। अब किस तरह से लोग सरवाइव करेंगे या कितना वो अर्न कर पाएंगे, डिपेंड करता है कि किस तरह के लैंड पे वो काम करते हैं या किस तरह का लैंड वो कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। अब जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, वो तो दूसरे के ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनको तो पूरा डिपेंडेंट हो गया दूसरे के ऊपर, ठीक है। कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो अपनी फसल खुद उगाते हैं, ठीक है, और फिर उसको मार्केट में बेच के अपनी इनकम करते हैं, ठीक है। कुछ अपनी फसल को ट्रेडर्स को बेचते हैं और उनसे पैसे लेते हैं उधार पे, ठीक है। और इस वजह से जो है, जब उनके पास पैसे, उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो फिर वो उस उधारी के पैसे से जो है अपने घर का पूरा खर्च चलाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी भी फैमिलीज हैं हमारे रूरल एरियाज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छे खासे बड़े बड़े एकड़ में ज़मीनें हैं, बिजनेस है, और भी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, जो फिशिंग फैमिलीज हैं, जो क्राफ्ट पर्सनस गाँव में हैं, उनके पास पूरे साल काम करने के लिए, पूरे साल एम्प्लॉयड या पैसा कमाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं रहता है। वो जो है स्पेसिफिक टाइम पर डिपेंड करते हैं। तो ये कहानी है हमारे रूरल इंडिया की, और वहाँ पे कैसे लोग कितनी डिफ़िकल्टी से अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। तो आज आपका ये चैप्टर फाइनली ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है अर्बन लाइवलीहुड। यहाँ पे हमने गाँव के बारे में, आजीविका के बारे में पढ़ा। अब हम शहरों के लाइवलीहुड के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक